नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बीए थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं और आप परेशान थे कि सर सोशियोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है, समाजशास्त्र में हमको क्या पढ़ना है। तो समाजशास्त्र में आपको एक प्रकार से पढ़ना होगा सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। समाज में किस तरीके से परिवर्तन हुए हैं और समाज में क्या क्या आंदोलन एक प्रकार से परिवर्तन को लेकर के हुए हैं, उन आंदोलन के बारे में भी हम समझेंगे। जैसे कि तमाम प्रकार के आंदोलनों में महिला आंदोलन हो गया, किसानों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, या ऐसे तमाम प्रकार के आंदोलन होते हैं परिवर्तन के लिए ही। तो सामाजिक आंदोलन और सामाजिक एक प्रकार से परिवर्तन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इसीलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है समाजशास्त्र के बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में। इसीलिए इसको साथ साथ शामिल किया गया ताकि आप लोग जानें कि समाज में परिवर्तन किस तरीके से होता है और क्यों होता है और परिवर्तन क्यों जरूरी होता है। सारी डिटेल में जानकारी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और जानकारी जानने का प्रयास करेंगे बेसिकली। यानी कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे तो ये सिलेबस जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समाज का एक जो परिवर्तन का नज़रिया है वो आपको समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन बेसिकली होता क्यों है और परिवर्तन जरूरी क्यों होता है किसी भी समाज के लिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन अगर किसी समाज में नहीं हो रहा है तो समझे समाज का विकास रुक गया है, यानी विकास का द्योतक है परिवर्तन। अगर समाज में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब विकास समाज में हो रहा है, समाज की वृद्धि हो रही है। नवीनतम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे 2024, 25, 26 सभी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में आपको एक प्रकार से बीए थर्ड सेमेस्टर में सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट के बारे में जानना है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही सिलेबस आपको सब जगह मिलेगा, यही सिलेबस आपको पढ़ना है। कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर सारे सब्जेक्ट और सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपको एक जगह पर मिलेगी, तो आप कहीं भटके ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यहीं पर रुकें। आपको आने वाले समय में आपकी परीक्षा से पहले पहले प्रयास रहेगा कि संपूर्ण सिलेबस आपका खलास किया जाए, खत्म किया जाए और आप आसानी से एक जगह रुक करके परीक्षा के अंत समय में आपके लिए व्यवस्था ये करी जाएगी कि आपके लिए मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास और ऐसे तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो या एक प्रकार से रिवीजन क्लास ये सब चलवाते रहते हैं हम लोग। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा सेकंड सेमेस्टर और जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मैंने उतना काम एक प्रकार से आपके लिए नहीं कर पाया जितना आपकी बार करूँगा। आपकी बार दुगने जोश के साथ और दुगने रणनीति के साथ आपके साथ आया हूं, ठीक है। चले देखें, एक विश्वविद्यालय है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, उसमें एक प्रकार से इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं। या किसी अन्य विश्वविद्यालय में आप देखेंगे जिसमें दो पेपर होते हैं सोशियोलॉजी के। हालांकि हर एक विश्वविद्यालय में आपके एक ही पेपर होंगे, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दो पेपर आपके होते हैं। तो इसमें पहला भाग होगा सामाजिक परिवर्तन का और दूसरा भाग होगा सामाजिक आंदोलन का। तो सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन दोनों का अलग अलग पेपर होगा। 50-50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आते हैं। बाकी राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय जिसको छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कहते हैं, या एक प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या एमएसयू यानी कि मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, या एक प्रकार से एमजेपीआरयू, ठीक है, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं सभी में लगभग एक ही पेपर होते हैं, बस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में दो दो पेपर होते हैं, बाकी सभी में एक ही पेपर। और जो दो पेपर होते हैं उसी में पहला पार्ट सामाजिक परिवर्तन का और दूसरा पार्ट जो है सामाजिक आंदोलन का पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चले पहला चैप्टर अपन को क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में हम लोगों को समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा समझना है। अवधारणा का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज। और प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, यानी नेचर और कॉन्सेप्ट दोनों समझना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें अर्थ, कॉन्सेप्ट या अवधारणा का मतलब अर्थ और प्लस परिभाषा दोनों इंक्लूड होती हैं। यानी कि जब हम एक प्रकार से किसी मुद्दे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अवधारणा की बात करते हैं, तब हम अवधारणा में ही दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। पहला अर्थ और दूसरा उसकी परिभाषा, उस पर्टिकुलर शब्द का अर्थ और उस पर्टिकुलर शब्द की मीनिंग। पर्टिकुलर मतलब विशेष, जैसे कि यहाँ पर शब्द क्या है, सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, सोशल चेंज का क्या अर्थ होता है और सोशल चेंज की परिभाषा क्या है। परिभाषा में 2-3-4 विद्वानों की परिभाषा देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अर्थ को समझेंगे, इसकी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, सामाजिक परिवर्तन की उपयोगिता, सामाजिक परिवर्तन का महत्व, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार से जो वर्तमान में प्रासंगिकता है क्या है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सारे प्रश्नों के जवाब होंगे जब आप इन चैप्टर्स को देखेंगे, ठीक है।
तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को बेसिकली हम पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। संरचना में परिवर्तन तथा संरचना का परिवर्तन दोनों समझेंगे, क्योंकि समाज जो होता है वो सामाजिक संरचना से मिलकर के बनता है। सामाजिक संरचना संबंधों से जुड़ी हुई होती है, और जब उन्हीं संबंधों में परिवर्तन होता है तो एक प्रकार समाज में परिवर्तन होता है। तो तमाम प्रकार के परिवर्तन हम देखेंगे, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों को समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान, तृतीय प्रतिमान। प्रथम प्रतिमान में किस तरीके का परिवर्तन होता है, द्वितीय में कैसा होता है, तृतीय में कैसा होता है, सारी जानकारी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। समाज में जैसे परिवर्तन जो होता है, पहले एक लाइनर होता है। एक प्रथम प्रतिमान में क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि पहले दो रिमोट में 3 रिमोट, मान लेते हैं ये रिमोट है, ये पहला रिमोट छोटा बनाया गया, फिर इससे बाद में ये थोड़ा मान लेते हैं बड़ा रिमोट। तो यानी कि एक, जैसे कि आप देखेंगे पंखा पहले बना, पंखा के बाद में फिर कूलर बना, फिर एसी बनी, ठीक है। अब देखो आगे क्या बनता है। तो ये एक सिस्टमेटिकल वे में, जैसे एक जो आविष्कार होते हैं, वैज्ञानिक शोध होते हैं, ये सब एक प्रकार से प्रथम प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय प्रतिमान में ऐसे थोड़ा सा तरंगीय परिवर्तन होता है, कभी घटे कभी बढ़े कभी घटे, इस तरीके से, ठीक है। और एक होता है चक्रीय परिवर्तन, जैसे वर्षा वगैरह होती है, जैसे वर्षा, ठंडी, गर्मी ऋतु, इस तरीके से एक गोलीय चक्रीय परिवर्तन होता है। विस्तार से हम चक्रीय और रेखीय परिवर्तन के बारे में विस्तार से जानेंगे। संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन क्या है, उसकी अवधारणा और उदाहरण, सब कुछ आपको डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकंड चैप्टर में हम क्या देखेंगे, सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक, यानी कि बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे एक प्रकार से फैक्टर्स होते हैं जो कि एक प्रकार से सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन होने के पीछे कुछ कारणों की भूमिका होती है। वो कारण कौन कौन से हैं, उनमें कई कारण हैं। जैसे पहला होता है जननांकिकीय कारक, यानी जनसंख्या वाला कारक। कभी कभी किसी समाज की जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका भी प्रभाव एक प्रकार समाज पर पड़ता है, सामाजिक संरचना पर, सामाजिक रीति रिवाजों पर, सामाजिक नियमों पर, सामाजिक मूल्यों पर, सामाजिक मापदंडों पर, सामाजिक प्रतिमानों पर, सभी पर एक प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक इन चीज़ों में जब परिवर्तन होता है, सामाजिक रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा, पहनावा ओढ़ावा में, तो एक प्रकार से आप जाने समाज में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर। तो जननांकिकी परिवर्तन, जननांकिकीय कारक मतलब कि जब जनसंख्या खूब बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए। दूसरा होता है प्रौद्योगिकीय कारक। प्रौद्योगिकीय कारक की अगर बात करें, प्रौद्योगिकीय कारक जो होता है यानी कि जब टेक्नोलॉजी या जो है इंडस्ट्री बढ़ जाए या प्रौद्योगिकी हो जाए, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हो जाए तो वो। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक, जो कल्चरल कारक होते हैं, कुछ कल्चर में परिवर्तन हुआ तो, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक, यानी इकोनॉमिक क्षेत्र में, यानी कभी जब पैसा ज़्यादा आ जाए मार्केट में या पैसा कम आ जाए तो दोनों का इफेक्ट पड़ता है, दोनों से परिवर्तन होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, कुछ सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक, ये तमाम प्रकार के कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं सामाजिक परिवर्तन के। तो ये सब सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं जिनके कारकों के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बारीकी के साथ हर एक चीज़ को मैं अध्ययन करने का प्रयास करूँगा। तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। सामाजिक परिवर्तन कई प्रकार का होता है। बेसिकली सामाजिक परिवर्तन 4 मुख्य प्रकार से होता है। पहला तो उद्विकास, यानी कि जिसको आप बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है विकास, जिसको आप बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा होता है प्रगति, जिसको आप बोलते हैं प्रोग्रेस, और चौथा होता है क्रांति, जिसको आप बोलते हैं रेवोल्यूशन। इन 4 माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है, कोई भी समाज हो। यह उद्विकास का मतलब होता है क्या, कि बड़े लंबे समय से एक प्रक्रिया चली आए, धीरे धीरे एक प्रकार से डेवलपमेंट की ओर विकास हो रहा है। जैसे कि आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया एक उद्विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। यानी पहले मनुष्य आदि मानव था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास होता गया और मानव बना। ये प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया और हर एक समाज में उद्विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है। वो उद्विकास एवोल्यूशन होता है। विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। कोई क्षेत्र में कोई विकास, जैसे तमाम विकास, जैसे अब पहले पंखा था आज एसी हो गई है, तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से क्या है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में परिवर्तन हो, विकास। प्रगति होती प्रोग्रेस, ये भी एक प्रकार से यही होती है कि भाई विचारों में क्रांति हो, मतलब विचारों में परिवर्तन हो। और क्रांति का मतलब होता है कि कोई मुद्दा, कोई समाज में कोई नियम कायदा है या कोई भी चीज़ है और समाज के लोग उसको नहीं मानने, तो एक क्रांति करके डायरेक्ट एक प्रकार से समाज बदल दिया जाए, तो वो होता है क्रांति वाला, ठीक है। तो 4 प्रकार से, इन चारों में आपस में अंतर, उद्विकास और विकास में अंतर। उद्विकास क्या है और उद्विकास किसे कहते हैं, पूरी परिभाषा और आपस में अंतर, उद्विकास और विकास के बीच में डिफरेंस, ठीक है। प्रगति और क्रांति के बीच में अंतर, या क्रांति और उद्विकास में क्या अंतर है, क्रांति और विकास में क्या अंतर है, प्रगति और उद्विकास में क्या अंतर, प्रगति और विकास में क्या अंतर है, सारा एक प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा।
यहाँ पर देखें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि उद्विकास का अर्थ, सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तर, उद्विकास की समालोचना, विकास की अवधारणा विशेषताएं, उद्विकास और विकास में अंतर, प्रगति की अवधारणा और विशेषताएं, प्रगति में सहायक दशाएं, उद्विकास तथा प्रगति में क्या अंतर है, क्रांति का अर्थ, विशेषताएं, क्रांति क्यों होती है, क्रांति का क्या परिणाम होता है, फिर उसके अंदर प्रगति और क्रांति में क्या अंतर होता है। ये सब आपके टॉपिक है, मैंने शुरुआत में आपको बता दिए अभी भी, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम चौथे चैप्टर में पहुंचेंगे। चौथे चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है भाई? चौथे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तमाम प्रकार के प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों पर काम करता है, तमाम प्रकार के थेरीज होती हैं जिस पर एक प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे कि पहला होता है रेखीय परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन जब एक लाइनर परिवर्तन होता है, एक रेखा में परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई पंखा से कूलर बना, कूलर से फिर एसी से आगे कुछ बनेगा। ऐसे ही होता है चक्रीय परिवर्तन, जिसमें से मौसम परिवर्तित हो रहा है, ठंडी आई फिर गर्मी फिर बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, इस तरीके से फिर से वहीं पर आ जाएंगे परिवर्तन, ठीक है। इस तरीके का परिवर्तन होता है चक्रीय परिवर्तन। एक होता है जननांकिकीय परिवर्तन, डेमोग्राफिक परिवर्तन, जनसंख्या में जब घटोतरी बढ़ोतरी होती है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये इस तरीके का ग्राफ होता है, जनसंख्या कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती कभी घटती, इस तरीके से। इसके अलावा आर्थिक संघर्ष सिद्धांत, तो ये सब इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी, एक प्रकार से कभी कभी जब पैसा रुपया एक प्रकार से समाज में ज़्यादा या कम आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सब सामाजिक परिवर्तन के एक प्रकार से विभिन्न थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं जिन पर सामाजिक परिवर्तन काम करता है। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों में कई विद्वानों का नाम आता है। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों को देने वाले विद्वानों में, चूंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछता है कि किन्हीं सामाजिक परिवर्तन के किन्हीं 3 विद्वानों के नाम बताएं जिन्होंने रेखीय परिवर्तन पर बल दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे कई प्रश्न पूछेगा। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों में बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, मार्गन का नाम आता है, कॉम्ट का नाम आता है, कॉम्ट का, और बेबलिन का, मार्क्स बेबलिन का नाम आता है। चक्रीय सिद्धांत की बात की जाए, चक्रीय सिद्धांत में स्पेंगलर हो गए, पीटरिम सोरोकिन हैं, टायनबी हैं, पैरेटो हैं, और चक्रीय मतलब ये सभी लोग चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। चक्रीय और रेखीय सिद्धांत दोनों को एक प्रकार से जो विद्वान मानते हैं, मतलब चक्रीय और रेखीय सिद्धांतों में क्या अंतर, इसको हम समझेंगे। इसके बाद में जननांकिकीय सिद्धांत में बेसिकली माल्थस और डबलडे और हेनरी जॉर्ज, नोटेस्टीन, कार्ल मार्क्स, मतलब कि ये सब एक प्रकार संबंधित हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स का जो संघर्ष का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इनका एक प्रकार से कार्ल मार्क्स का जो संघर्ष आधारित आर्थिक सिद्धांत है, इन सभी के सिद्धांतों के बारे में और इनकी आलोचना हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन के ये सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। तो इन सभी से संबंधित कुछ कुछ चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि पूरा डिटेल में नहीं जानना है, हाँ थोड़ा बहुत एक प्रकार से आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, 1-2 क्लास इसमें लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 5वें चैप्टर में देखेंगे। 5वें में आपको क्या पढ़ना है भैया? 5वें में आपको सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? आजकल सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा महत्व है। इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाती है, हाँ कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिलती है। तो इसका क्या महत्व है एक प्रकार से किसमें? सामाजिक परिवर्तन में। बिल्कुल इसका बड़ा महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के साधन और प्रकार समझेंगे, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, दूरसंचार, इन सभी माध्यम से आप देखते हैं आपको तुरंत सूचना मिल जाती है, कोई किसी भी मुद्दे की सूचना तुरंत। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के प्रयत्न जो हुए हैं तमाम प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में, सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है, सूचना प्रौद्योगिकी से उत्पन्न समस्याएं क्या उत्पन्न हुई समाज में, और सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रकार से मेरे हिसाब से सबसे ज़बरदस्त कारक या फैक्टर का काम करती है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही एक प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे समाज के बारे में जान पाता है कि भाई उस समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे समाज में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पाश्चात्य देशों में ऐसा हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। ये चीज़ें आप कब जान पाते हैं? जब एक प्रकार से क्या होता है, जब आप दूसरे के समाज के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। और कैसे जानेंगे? जब आपको सूचना एक प्रकार से मिलेगी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही आपको सूचना मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी किसी दूसरे समाज के बारे में, दूसरी संस्कृति के बारे में, दूसरी सभ्यता के बारे में, दूसरी की विशेषताओं के बारे में, उनके खान पान, पहनावा ओढ़ावा, इन सभी के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, परंपराओं के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में आप तभी जान पाएंगे जब एक प्रकार से आपके पास सूचना आएगी। आप टीवी देखेंगे, रेडियो में सुनेंगे, या एक प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे ना। तो ये एक प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो पाता है, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में बहुत भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं 6ठा नंबर एक प्रकार से जो टॉपिक है आपका 6ठा चैप्टर। 6वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखें 6 नंबर चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है भैया? भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ। भारत में यानी प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन की क्या प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में नज़र डालेंगे। जैसे कि भारत में सामाजिक परिवर्तन में पहली तो बात संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होता है, जिसको आप संस्कृतिजेशन बोलते हैं। संस्कृतिकरण बेसिकली ये होता है कि एक प्रकार से सांस्कृतिकरण, ठीक है। संस्कृतिकरण के द्वारा क्या होता है, जैसे जो उच्च जातियां हैं उनके द्वारा रहना, उनके खान पान, उनके पहनावा ओढ़ावा, उनकी चीज़ों को अपनाना। जैसे कि उच्च जाति में प्रभु जाति हो, उच्च जाति को प्रभु जाति। एम.एन. श्रीनिवास एक व्यक्ति है, भारतीय समाजशास्त्री हैं। उन्होंने एक प्रकार से प्रभु जाति की अवधारणा दी, उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। यानी संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है इसके तहत कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है उसको अपनाता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखता है और उसके अकॉर्डिंग खुद सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए उन्हीं जैसा व्यवहार करने लगता है। ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कही जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पूरा डिटेल में हम समझेंगे संस्कृतिकरण के बारे में। दूसरी प्रक्रिया पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण जो होता है यानी जिसको वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे देश के लोग पश्चिम के जो देश हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, उनके कंट्रीज़ में क्या हो रहा है उनको देख करके हम अपनाते हैं। अब ये सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही तो हो रहा है। ये पश्चिम के जो देश के लोग हैं वो कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा पहनावा ओढ़ावा है, किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनके विचार कैसी है, थिंकिंग कैसी है, इन चीज़ों को हम भी एक प्रकार से एक्सेप्ट उसको अपने में समाहित करते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से प्रक्रिया होती है पश्चिमीकरण की। इसके अलावा अगली प्रक्रिया है लौकिकीकरण की, ठीक है। सेकुलराइजेशन, लौकिकीकरण भी एक प्रकार से इसी टाइप की प्रक्रिया कि भाई जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं उनको हम अपना रहे हैं, ठीक है, और जो चीज़ें बुरी हैं उनको थोड़ा सा हटा रहे हैं, इस तरीके से। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है, प्रभु जाति की संस्कृतिकरण की का आदर्श क्या है, संस्कृतिकरण की विशेषताएं। प्रभु जाति बेसिकली जैसे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जातियां हैं, प्रभु जातियां होती हैं, ठीक है। इन्हीं जातियों के एक प्रकार से क्रियाकलापों को, इनके द्वारा किए गए कर्मों को जब कोई निम्न जाति के लोग अपनाते हैं तो उसी को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, ठीक है। इसकी विशेषताएं समझेंगे। संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाली जो दशाएं हैं, सिचुएशन है, उनको बारे में जानेंगे। संस्कृतिकरण से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन जो होता है, संस्कृतिकरण से चूंकि परिवर्तन बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, उस परिवर्तन के बारे में समझेंगे। संस्कृतिकरण के प्रभाव जो होते हैं उसका प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे। यानी संस्कृतिकरण का नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा समाज पर, सकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, मतलब कि कैसा प्रभाव है, सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, पश्चिमीकरण का अर्थ, विशेषताएं। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव चूँकि लगातार बढ़ ही रहा है। इसके अलावा लौकिकीकरण की प्रक्रिया। लौकिकीकरण का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं, भारतीय समाज पर लौकिकीकरण का प्रभाव, ये सब आपको चैप्टर, यानी कि आप इसमें देखेंगे कई चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे संस्कृतिकरण एक चैप्टर में पूरा का पूरा एक चैप्टर लग जाएगा, संस्कृतिकरण को पढ़ाने में एक वीडियो, पश्चिमीकरण के लिए एक वीडियो लग जाएगा और लौकिकीकरण को समझाने में भी एक वीडियो आपका लग जाएगा। लगभग एक प्रकार से यहाँ से 3 वीडियो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये एक चैप्टर का मतलब कि एक वीडियो में नहीं समाप्त होगा, ये कई वीडियो में होगा। तो वहाँ पर मैं केवल भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में एक चैप्टर नहीं बनाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर कर लूँगा कि चैप्टर नंबर, यहाँ पर मान लेते हैं चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा तो इसको मैं 11 बना दूंगा, इसको मैं 12 बना दूंगा। इस तरीके से अपने हिसाब से हर एक टॉपिक को समझूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी आप ना हो। 7वें चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है अगले, इसमें आपको पढ़ना है आधुनिकीकरण के बारे में, मॉडर्नाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। ये क्या होता है, जैसे कि आप मॉडर्न के चक्कर में क्या होता है, जैसे कटी फटी जीन्स पहनना। अभी मॉडर्नाइजेशन आज का ट्रेंड है भाई। अगर आप कटी फटी जीन्स पहन के और एक प्रकार से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा गले में लॉकेट वॉकेट पहन के घूमते हो, जूता पहन लिया, लाल पीयर हरियर उज्जर जोन में पहन पाओ, ठीक है। मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ, आपको बताऊँ, मैं एक प्रकार से शिक्षा चूँकि हमारे लोगों के खून में बसी हुई है और शिक्षा से जुड़ाव रहा है शुरुआत से ही, और शिक्षा को हम लोग देवी मानते हैं। तो हमेशा जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक प्रकार से कभी भी एक प्रकार से चप्पल जूता पहन के जो होता नहीं पढ़ाना, मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा नंगे पाँव पढ़ाना होता है हमको, ठीक है। और हमेशा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। और हमारे कमरे में भी ये होते भाई इस कमरे में चप्पल वप्पल पहन के मना है आना, चप्पल पहन के आप अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो आधुनिकीकरण जो होता है, जब आप जो है आप मॉडर्न बनते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई जो पश्चिम के देश हैं उनको आप मॉडर्न समझते हैं, वो लोग जो क्रियाकलाप करते हैं उसको अपनाते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन वही होता है, ठीक है। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण की अवधारणा समझेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसका आधार क्या रहा है, परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच में क्या संबंध होता है। चूँकि हम लोग जो समझ रहे हैं
कि विदेशी लोग आधुनिक हैं, विदेशी लोगों को लग रहा है कि हम लोग आधुनिक हैं। अब आधुनिकता का बेसिकली मापदंड है क्या, ये किसी को नहीं पता। क्या आधुनिक है? क्या कटी फटी जीन्स पहन लेना आधुनिक है? क्या गोल टोपी लगा लेना आधुनिकता है? कि एक प्रकार से अपने माता पिता के कर्तव्यों या अपने माता पिता की एक प्रकार से जो है आज्ञा का अवहेलना करना एक प्रकार से आपका आधुनिकता है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता का मापदंड कौन तय करता है? ये नहीं पता किसी को। आधुनिकता मात्र एक प्रकार से, जैसे कि आजकल आधुनिकता कितनी होड़ है कि गाना वाना भी एक प्रकार से लोग बदल दे रहे हैं। कविता वविता लिखने में बच्चे एक प्रकार से आधुनिकता की होड़ में कविता को कहानी जैसे लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आधुनिकता ये नहीं होती है, आधुनिकता अलग होती है। आधुनिकीकरण के क्या स्रोत हैं, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है, आधुनिकीकरण के परिणाम अथवा खतरे क्या हैं? खतरे ज़्यादा हैं। परिणाम की अगर बात किए तो परिणाम नकारात्मक भी है, कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है। जैसे विचारों में आधुनिकीकरण लाइए आप, लेकिन अब आप सोचें कि अपने ट्रेडिशन को भूल जाएं, अपने जो चीज़ें उनको भूल जाएं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। 8वें चैप्टर में आपको वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? विश्व को पूरा एक गांव के रूप में समझना, पूरा संसार अपना एक घर है, इस टाइप के समझना। तो वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, स्थानीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएं, गिडेंस के विचार, वैश्वीकरण के अध्ययन का महत्व। क्योंकि वैश्वीकरण का क्या होता है कि भाई विदेशों में या अन्य देशों में क्या हो रहा है, अन्य देशों में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को भी आप जान पाते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। और उस देश में एक प्रकार से कैसी चीज़ें हो रही, कैसी सिचुएशन है, इन सभी चीज़ों को जान करके फिर उसको अपने यहाँ पर लागू करते हैं। तो वही वैश्वीकरण होता है। विश्व को एक प्रकार से विश्व की समस्त चीज़ों को जो अच्छी है वहाँ से उसको लेना, ठीक है, ये वैश्वीकरण आपका कहलाता है। 9वां चैप्टर जो है उसमें परंपराओं का स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण, यानी कि एक प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, परंपराओं का, ठीक है परंपराओं का स्थानीयकरण और एक प्रकार से यूनिवर्सलाइजेशन, जिसको सार्वभौमिकरण बोलते हैं, ट्रेडिशन का, ये आपको एक प्रकार से पढ़ना है। लघु और बृहद परंपरा क्या है, लघु परंपरा क्या है और बृहद परंपरा क्या है, दोनों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भारतीय समाज में लघु और बृहद परंपराओं के बीच में जो अंतरक्रिया हुई है इसके बारे में समझेंगे। स्थानीयकरण की प्रक्रिया का समझेंगे। स्थानीयकरण एक प्रकार से जो एक टर्म है, पूरा विस्तार से जानेंगे इसको एक वीडियो में, इसकी विशेषताएं, उदाहरण। फिर उसके बाद में सार्वभौमिकरण क्या होता है, इसका अर्थ, विशेषताएं, उदाहरण। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण में क्या अंतर है, पूरा डिटेल में हम लोग जानकारी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक प्रकार शॉर्ट में चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ तो आपको मिल जाए। द्वितीय भाग इसके बारे में, वैसे तो बेसिकली मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें इन सभी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जो 2024 वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो मिल जाएंगे, तो कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे इसके, आप देख लेंगे। द्वितीय भाग जो मैंने बताया था उसमें आपको सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, देखिए 10वां चैप्टर, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, विशेषताएं और प्रकृति, यानी कि कॉन्सेप्ट, करैक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट के बारे में, यानी सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, सामाजिक आंदोलन का अर्थ, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, सामाजिक आंदोलन की विशेषता, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में क्या अंतर होता है, सामाजिक आंदोलन और सामूहिक व्यवहार क्या होता है, पूरा विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। समाज में जो आंदोलन हुए हैं वो क्यों होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, सारी डिटेल में जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 11वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 11वें चैप्टर में सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध होता है, सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज, सामाजिक आंदोलन तथा सामाजिक परिवर्तन में भिन्नता, क्या डिफरेंस है, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या है, सामाजिक आंदोलन से उत्पन्न परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, जब सामाजिक आंदोलन किया था, सामाजिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार के परिवर्तन समाज में देखने को मिलते हैं। आंदोलन के द्वारा परिवर्तन ही होता है ऐसा माने, यानी बिना मतलब आंदोलन के द्वारा भी परिवर्तन होता है और वैसे भी परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन कई सिचुएशन का एक प्रकार से होता है, परिवर्तन कई मामलों से होता है, कई कारणों से होता है समाज में। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन का अपना संबंध है, उस संबंध के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखें 12वां टॉपिक आपका है, 12वां चैप्टर है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। सामाजिक आंदोलन के कई सारे सिद्धांत हैं, थेरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत सामाजिक आंदोलन का। दूसरा है संरचनात्मक, प्रकारात्मक और संसाधन मतलब कि संसाधन लामबंदी का सिद्धांत। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों का परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या देखेंगे, संरचनात्मक सिद्धांत समझेंगे, तुलनात्मक अभाव बोध के बारे में जानेंगे, संरचनात्मक तनाव तथा पुनर्जीवन का सिद्धांत देखेंगे,
फिर इसके बाद में प्रकारात्मक सिद्धांत के बारे में समझेंगे। डेहरेनडार्फ नाम के व्यक्ति ने लेविस कोजर और रेंडल कोलिंस, इन सभी के विचार प्रकारात्मक सिद्धांत को लेकर के क्या रहे हैं इसको समझेंगे। संसाधन लामबंदी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जॉन मैकार्थी के संदर्भ में प्रमुख मान्यताएं क्या रही हैं, संसाधनों के प्रकार, सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक आंदोलनों के सामान्य कारक, इन सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 2-3-4 वीडियो इस पर भी लग जाएगी इस चैप्टर को लेकर के बेसिकली, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 13वें चैप्टर के बारे में देखेंगे। 13वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है भाई, इस चैप्टर में आपको सामाजिक आंदोलन के प्रकार के बारे में समझना है। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण जैसे कि डेविड अबरले, हार्टन और MSA राव, ठीक है, इन सभी लोगों ने एक प्रकार सामाजिक आंदोलन के अलग अलग प्रकार बताए हैं, तो इनके द्वारा वर्गीकरण समझेंगे। सुधार आंदोलन कुछ हैं, जैसे सुधार आंदोलन एक है, एक पुनरुद्धार आंदोलन है, एक विद्रोही आंदोलन होता है, एक क्रांतिकारी आंदोलन होता है, तो एक प्रतिरोधी आंदोलन होता है। तो ये सब आंदोलन क्या है इनके बारे में जानेंगे। सुधार आंदोलन का अर्थ और सुधार आंदोलन के कई प्रकार होते हैं, तो उसको समझेंगे। इसके अलावा विद्रोही आंदोलन क्या है, इसका अर्थ और प्रमुख विद्रोही आंदोलन के उदाहरण समझेंगे, कौन कौन से उदाहरण, मतलब जो विद्रोही आंदोलन हुए हैं कौन कौन से। इसके अलावा पुनरुद्धार आंदोलन हुए हैं तमाम सारे, उसका अर्थ, प्रकृति और उदाहरण समझेंगे, यानी कौन से आंदोलन पुनरुद्धार आंदोलन हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। क्रांतिकारी आंदोलनों में प्रकृति इसकी क्या होती है, कुछ प्रमुख जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं भारत में उन आंदोलनों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा संगठित राजद्रोह के बारे में समझेंगे, ये क्या होता है, इसका अर्थ और उदाहरण समझेंगे। प्रतिरोधी आंदोलन में प्रतिरोधी आंदोलन की अवधारणा, यानी उसका अर्थ, विशेषता, उदाहरण, ये सब समझेंगे। पुराने और नए आंदोलन जो रहे हैं इनके बीच में संबंध और ये क्या होते हैं, पूरा डिटेल में जानकारी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में 14 नंबर चैप्टर आपका आएगा। 14वें चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, आंदोलनों के द्वारा परिवर्तन, खास करके कृषक आंदोलन के द्वारा समाज में क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर होंगे, ये जो कृषक आंदोलन संबंधित होंगे। चेंज थ्रो मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, यानी जो किसानों ने जो आंदोलन किए हैं समाज में, भारत में, बेसिकली उसके बारे में समझेंगे। कृषक आंदोलन का अर्थ समझेंगे, भारत में कृषक आंदोलनों का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे, यानी कब से कृषक आंदोलन शुरू हुआ और कौन कौन से आंदोलन हुए। समकालीन कृषक आंदोलन, समकालीन मतलब कि वर्तमान समय में या एक प्रकार से कुछ समय पहले या आज़ादी के दौरान के जो आंदोलन रहे हैं कृषक आंदोलन, वो क्या रहे हैं, जैसे कि बंगाल का तेभागा आंदोलन, ये पढ़ना है हमको। महाराष्ट्र का जो शेतकारी आंदोलन है इसको पढ़ना है। पंजाब में कृषक आंदोलन जो हुआ उसके बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कृषक आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ना है। कृषक आंदोलनों के में प्रमुख कारण, मतलब कृषक आंदोलन बेसिकली क्यों होते थे, इसके क्या कारण रहे, इस कारणों पर चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। सामाजिक परिवर्तन में कृषक आंदोलन की क्या भूमिका होती है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में कृषक आंदोलन की बड़ी भूमिका होती है, तो वो भूमिका क्या है पूरा समझाएंगे। कृषक आंदोलन के समाधान के जो सुझाव होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कृषक आंदोलन ना हो इसके लिए क्या सुझाव एक प्रकार से दे सकते हैं हम, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 15वां चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 15 नंबर चैप्टर है श्रमिक आंदोलन, यानी कि लेबर मूवमेंट क्या है। श्रमिक आंदोलन का अर्थ होता है, और श्रमिक आंदोलन का अर्थ और विशेषताएं हम समझेंगे। जो श्रमिक लोग हैं जो काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में और वो भी आंदोलन करते हैं, चूँकि तो वो आंदोलन क्यों करते हैं, काहे के लिए करते हैं, और करते हैं तो वो एक प्रकार से उनके लिए क्या व्यवस्था करी जाती है, तो उसके बारे में समझेंगे। भारत में श्रमिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव कब हुआ, धीमी प्रगति का काल जो इनका रहा आंदोलन का, पहले लोग धीरे धीरे आंदोलन करते थे, फिर श्रमिक संघों का विस्तार हुआ, श्रमिक संघ आए, फिर एक प्रकार से श्रमिक संघ बंटवारे हुए, विभाजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद में श्रमिक आंदोलन अपने चरम पर आए। श्रमिक आंदोलनों से उत्पन्न जो परिवर्तन हुआ समाज में वो क्या आया, ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगला आंदोलन है दलित आंदोलन। दलितों ने भी आंदोलन किया है, दलित मूवमेंट। दलित समस्या की प्राचीनता, यानी कि प्राचीन समय में दलितों की क्या समस्याएं थीं, क्या सिचुएशन थी, दलितों को एक प्रकार से कितना सताया गया, सारी जानकारी यहाँ पर। भारत में दलित आंदोलन के विभिन्न चरण, यानी किन किन चरणों में एक प्रकार से दलित आंदोलन आगे बढ़ा, दलित आंदोलन के उद्देश्य क्या रहे हैं और क्यों दलित आंदोलन किए गए, अपने अधिकारों को एक प्रकार से लेने के लिए बेसिकली उनके क्या परिणाम निकले, आंदोलनों के द्वारा दलितों की परिस्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, क्या सुधार आया, सारे सुधार के बारे में देखेंगे। आज दलितों की जो स्थिति है वो एक प्रकार बढ़िया स्थिति है, सुधरी हुई स्थिति है, तो ये कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 21 सूत्रीय जो दलित एजेंडा चलाया गया, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आपका आते लघु उत्तरीय में पूछा गया है पिछली बार, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के, जो महिलाओं को समाज में वो अधिकार नहीं मिलता था, महिलाओं ने कई सारे आंदोलन किए हैं, तो महिला आंदोलन के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। वुमेंस मूवमेंट,
नारीवाद और नारी मुक्ति का अभिप्राय क्या होता है, भारत में महिला आंदोलन 19वीं शताब्दी के से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक किन किन आंदोलन हुए एक प्रकार से महिलाओं को लेकर के या महिलाओं ने किए, महिला आंदोलन के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पर, जैसे कि अधिकार को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के, ठीक है, समाज में एक प्रकार से उनको चूँकि दबा करके रखा जाता था महिलाओं को, तो उसको लेकर के तमाम अधिकार को लेकर के तमाम आंदोलन किए गए। महिला आंदोलन से संबंधित तमाम प्रकार की जो प्रमुख महिलाएं रही हैं जो कि महिला आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ली हैं, उन महिलाओं के बारे में जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन में महिला आंदोलन की क्या भूमिका रही है, उस भूमिका के बारे में समझेंगे। बेसिकली महिला आंदोलनों की बड़ी भूमिका रही सामाजिक परिवर्तन में, चूँकि महिलाओं के विचारों में परिवर्तन हुआ, महिलाओं के अधिकार बदले, महिलाओं को उत्तराधिकार मतलब अपने पिता के उसमें मतलब उत्तराधिकार भी मिलने लगा। महिला आंदोलन की दुर्बलताएं क्या रही हैं और उसका मूल्यांकन हम करेंगे, क्योंकि महिलाएं एक प्रकार से उसका आंदोलन भले ही एक प्रकार से इतना चरम रहा, लेकिन फिर भी कुछ दुर्बलताएं रही हैं, उनके बारे में समझेंगे। और लास्ट चैप्टर है आपका 18वां नंबर, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में एक प्रकार से जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए गए, चाहे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन रहा हो या एक प्रकार से अन्य कोई आंदोलन रहा हो, तो उन सभी आंदोलन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन क्या है इसके बारे में समझेंगे। भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन जो हुए हैं, जिसमें बिश्नोई आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, खनन विरोधी आंदोलन हो गया, जैसे जो खान खुदाई होती नहीं, पृथ्वी में खोद करके धातु वगैरह निकाले जाते, तो उसको लेकर के भी आंदोलन हुए। शांत घाटी आंदोलन, एपिको आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयत्न किए गए हैं वर्तमान में, तो उन सभी परिवर्तनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से परिवर्तन समाज ने किए हैं, मतलब कि सरकार ने किए हैं, और एक प्रकार से पर्यावरण के परिवर्तन को लेकर के। तो ये सब समाजशास्त्र का एक प्रकार से लेक्चर था जिसके बारे में हमने आपको बताया। समाजशास्त्र का वीडियो एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आप देख लेंगे। बाकी अगर आप में से हिंदी जो पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का एक प्रकार से पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, हिंदी का सिलेबस भी दे दिया गया और चैप्टर वाइज वीडियोस भी मैं दे रहा हूँ लगातार, ठीक है। तो हिंदी का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए 91 61 93 60 62 इस पर आपको व्हाट्सएप पर SMS कर देना है, ठीक है। ये नंबर लिख लीजिएगा 91 61 93 60 62। ये एक प्रकार से हिंदी का कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र कितने रुपए में, मात्र 100 रुपये में आपके कहने पर ये कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंदी के PDF नोट्स और सोशियोलॉजी या अन्य सब्जेक्ट के भी जो भी लेक्चर्स होंगे उनके भी PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपका हिंदी भी है, सोशियोलॉजी भी, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑफर ये है कि भाई आपको 100 रुपये में दोनों मिलते रहेंगे, ठीक है। 91 61 93 60 62। हालांकि हर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह मैं इस ग्रुप में देने का प्रयास करूँगा। तो आप 91 61 93 60 62 पर SMS करें कि सर जी हमको जो है BA का हिंदी 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर मैं सेंड करूंगा QR, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और आप आसानी से एक प्रकार चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप आसानी से चीज़ों को पढ़ेंगे, PDF नोट्स भी मिलता रहेगा, चैप्टर वाइज वीडियोस आपको हिंदी की मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और PDF नोट्स मिलते रहेंगे, और आगे चल करके जब आप आगे पढ़ेंगे तो तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस मैंने दे दिया, तो देख लीजिएगा इसको। इसके अलावा जो है मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस आपका हो चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र का सिलेबस आप देख लीजिएगा, ठीक है। जियोग्राफी का सिलेबस हो चुका है, तो इन सभी का सिलेबस मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अब बाकी चैप्टर वाइज वीडियोस जैसे ही एक प्रकार से सिलेबस डिस्कशन खत्म होता है, और अब वैसे तो एक प्रकार चैप्टर वाइज वीडियोस मैं प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया हूँ, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक प्रकार से लगातार जो चैप्टर वाइज वीडियो मैं प्रोवाइड करूँ तो अभी से आप पढ़ना प्रारंभ कर दें, ताकि फिर बाद में एक प्रकार से ये ना कहें कि सर जी आपने एक प्रकार से पढ़ाया नहीं या आपने ये नहीं किया। अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और जल्दी हम लोग एक प्रकार से सारे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और फिर जब परीक्षा आपकी नज़दीक होगी तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, उस दौरान हम लोग मॉडल पेपर्स और महासंग्राम रिवीजन क्लास या मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण चैप्टर को एक ही वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी से अगर आप चैप्टर को समझे रहेंगे तो जब मैं वहाँ पर तीव्र गति से बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को करवाऊँगा या मैराथन क्लास करवाऊँगा, तो वहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे मैं तीव्र गति से बताता हूँ तो आप कहते हैं कि सर जी जो है समझ में नहीं आया या फिर ये कुछ किसी मुद्दे को लेकर के। तो जब चैप्टर वाइज वीडियोस आप समझे रहेंगे, हर एक मुद्दे को, हर एक टॉपिक को विस्तार से जाने रहेंगे, तो आपको कहीं से कुछ देखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हर एक चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और BA संबंधित एक प्रकार से आपका सबसे बेस्ट चैनल आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट है, आपके साथ हमेशा बना हुआ है। धन्यवाद।